और टिहरी में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के 8वें स्थापना दिवस पर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर टिहरी विधायक ने टिहरी में शिक्षा संस्थानों की स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि टिहरी में शिक्षण संस्थान तो कई हैं, लेकिन आज भी कई कमियां हैं जिससे यहाँ के स्टूडेंट्स को उनका पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा और उन्हें पढ़ाई के लिए टिहरी से बाहर जाना पड़ रहा है। और इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ ही आम जनता को भी एकजुट होकर प्रयास करना होगा। आने वाले लोग हैं, भविष्य उनका है। अरे वो न टिहरी में कुछ ऐसी बात हो जैसे दिल्ली में कहते हैं कि साहब हमको सेंट स्टीफन कॉलेज में जो है एडमिशन लेना है या हमको जो है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में लेना है, या जैसे यहाँ हमारा ये इंस्टीट्यूट है होटल मैनेजमेंट का, उसी तरह की भी ऊषा से अच्छा हम इसका स्वरूप बना सकें, हमको उसके लिए कृत संकल्प होना है। उसके लिए जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के साथ साथ नौकरशाही और ब्यूरोक्रेसी की भी उतनी भूमिका है और हम इसको कर लेंगे। ऐसा नहीं है, खाली एक जो है हमें एक जिजीविका होनी चाहिए उसको कर। और हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों सियासी दलों के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। ये चुनाव दोनों दलों के लिए लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। हरिद्वार पंचायत चुनाव भाजपा और कांग्रेस की साख का सवाल बन गया है, खासकर कांग्रेस के लिए जिसे विधानसभा चुनाव के दौरान करारी हार झेलनी पड़ी है। ये पंचायत चुनाव भाजपा और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों की अग्नि परीक्षा भी है, क्योंकि अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद दोनों ही नेताओं करण माहरा और महेंद्र भट्ट की अगुवाई में ये पहला चुनाव लड़ा जा रहा। पंचायत चुनाव के लिए मतदान 26 सितंबर को होगा। चुनाव से पहले ही जीत का दावा किया जा रहा। हमारा बूथ का प्रबंधन अच्छा है, कार्यकर्ताओं की सब सहमति से हम लोग अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। ये ठीक है, अपोजिशन में भी लोग रहेंगे, लेकिन जहाँ तक टक्कर का विषय है तो मुझे नहीं लगता। अब तो कांग्रेस के बहुत से लोग कल हर बार साथ ही आगे अनेकों लोग आ रहे हैं, बसपा के बहुत से लोग हमारे साथ आएंगे। इस बार पूरी तरह हरिद्वार के अंदर सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देंगे। हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम बहुमत के आंकड़े से भी पार जाएंगे। हमारे 25 के लगभग उम्मीदवार जीत के आएंगे और हरिद्वार में जो पंचायत का अध्यक्ष होगा वो कांग्रेस पार्टी का होगा और भारतीय जनता पार्टी तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। बसपा भी चुनाव में पूरा दमखम दिखा रही, लेकिन भाजपा को लगता है कि उसके आगे किसी दल की नहीं चलने वाली। जो हमारी त्रिस्तरीय पंचायत की जो सरकार है, वह सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो आसानी से जो विकास की योजनाएं हैं केंद्र की, राज्य की, आम जनता तक पहुंचेंगी, सामान्य जनता तक पहुंचेंगी। उसको लेकर हमारे प्रदेश के जो हमारे यशस्वी कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री महेंद्र प्रसाद भट्ट जी, वो लगातार वहां पर स्वयं भी सारी चीज़ों को देख रहे हैं और सारे जो सिलेक्शन है वो भी अभी हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हरिद्वार की जनता त्रिस्तरीय पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। हरिद्वार पंचायत चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा हरिद्वार जिले में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। 11 सीटों में से भाजपा को सिर्फ 3 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस को 5 और बसपा को 2 सीट मिली थी। भाजपा ने प्रदेश में सरकार तो बना ली, लेकिन हरिद्वार जैसे अहम जिले में उसकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही। जहां कांग्रेस को ये लग रहा है कि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था और 5 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन वहां भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं लगा। इसीलिए ये माना जा रहा है कि कांग्रेस इस बार भी पंचायत चुनाव को जीत पाएगी, लेकिन क्योंकि भाजपा की सरकार उत्तराखंड में है और सरकार रहते हुए भाजपा किसी कीमत पर भी ये नहीं चाहती है कि हरिद्वार का पंचायत चुनाव उनके हाथ से खिसक जाए। इसलिए दोनों पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। वहीं दोनों अध्यक्षों की भी इस चुनाव में परीक्षा होने जा रही है। देहरादून से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। और अब खबर बागेश्वर से है। यहाँ बिलौना में बने रोडवेज डिपो का शुभारंभ तो हो गया, लेकिन अभी तक बसों का संचालन नहीं शुरू हुआ है। डिपो में 50 कर्मचारियों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 9 कर्मचारियों की ही नियुक्ति हुई है। पूरा डिपो अस्तित्व में आने के लिए 20 बाबू चाहिए यहाँ पे और 50 चालक, 50 परिचालक चाहिए, कम से कम 20-22 और सब स्टाफ चाहिए और पूरा मैकेनिकल स्टाफ जो है 20-22 चाहिए
और गाड़ियाँ जब 21 पूरी आती हैं और वो सब का कुछ हमारा एक 300 टाइप का यहाँ बन जाता है, तभी पूरा डिपो अस्तित्व में आता है। कंप्यूटर वगैरह लगने हैं यहाँ पे। और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को अचानक दिल्ली बुलाया गया और इस दौरान उनकी जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में हुई नियुक्तियों को लेकर अपना पक्ष रखा। इस बारे में जब प्रेमचंद अग्रवाल से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये उनका निजी दौरा था। जी कार्य से, लेकिन आज कल मेरा कहीं भी जाना बहुत चर्चा में रहता है, तो इसलिए मैं अपने निजी कार्य से गया था, कल गया था और आज मैं वापस आ गया। जांच सामने है, जांच का परिणाम जब आएगा सारी चीज़ें सामने आएंगी। तलब हमारी पार्टी किसी को नहीं करती है, बातचीत सब प्रमुख लोगों से होती है। माननीय त्रिवेंद्र जी राष्ट्रपति से मिलने गए थे, प्रेम जी से भी बातचीत हुई है। ठीक है, जब कोई विषय समाज में चलता है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उस पर अपना पक्ष रखना हर कार्यकर्ता का अधिकार है और इसी संबंध में लोग मिले हैं। ऐसा कोई विषय दूसरे रूप में लेना उचित नहीं। और अब सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी एक दिन के दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश से पलायन रोकने के लिए जल्द चाकबंदी लागू होगी। उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री पलायन योजना में ग्रामीणों को अच्छी योजना दी जा रही है, जिससे ग्रामीणों का आर्थिक स्तर में भी सुधार किया जा सके और उनके घर पर ही उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। हाल ही में जो फैसला लिया है कि चकबंदी लागू करने का, क्योंकि आज हमारा नौजवान, पहाड़ का नौजवान, क्योंकि उसका एक खेत इधर होता था, एक कहीं दूर होता था, अगर वो खेती करता था तो उसका न खेती ठीक से कर पाता था, ना उसका लाभ मिल पाता था। चकबंदी लागू होने के बाद यहाँ का नौजवान अपने खेत में खेती करेगा और योजनाओं के माध्यम से उसकी सही उपज उसको मिलेगी, तो पलायन रुकेगा। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और कॉर्बेट में बढ़ते बाघों की संख्या को लेकर अब वन विभाग गंभीर हो गया है। इसे लेकर अब यहां के बाघों की केयरिंग कैपेसिटी को लेकर भारतीय वन्य जीव संस्थान से सर्वे कराया जाएगा और सर्वे के बाद इसके लिए अलग से मैनेजमेंट प्लान बनाया जाएगा। यदि जरूरत महसूस हुई तो यहां से बाघों को अन्यत्र भी ट्रांसलोकेट किया जाएगा। हिंदुस्तान ही के इकलौते ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जहां 250 से अधिक टाइगर पिछली एस्टिमेशन में आके गए थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि भारतीय वन्यजीव संस्थान से कॉर्बेट के टाइगर्स की धारण क्षमता का अध्ययन कराया जाए और इस बारे में हम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के साथ निरंतर संपर्क में हैं और उनके अध्ययन के आधार पर आगे फिर प्रबंधन में जो भी अपेक्षित होगा वो कार्रवाई हमारे स्तर से की जाएगी। और इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए येलो अलर्ट। 11 सितंबर को पहाड़ पर भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। तो एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर में भारी बारिश होने की आशंका है। उधम सिंह नगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उधम सिंह नगर में आईटी की रेड खत्म हो चुकी है। राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र यादव के घर हुई छापेमारी। किच्चा स्थित आवास पर 46 घंटे चली है आईटी की छापेमारी और मंत्री के भाई विजय यादव के घर और फूड मिल में की गई छापेमारी। इनकम टैक्स की टीम कुछ अहम दस्तावेज लेकर वापस लौट चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है और विकास फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, क्या अपडेट है खबर को लेकर? आयुषी, आपको बताना चाहूंगा कि जो इनकम टैक्स की टीम यहाँ पहुंची थी उसके द्वारा 46 घंटे ये छापेमारी कार्रवाई की गई है और 2 रात लगातार इनकम टैक्स की टीम के द्वारा छापेमारी अहम की गई है। उसके बाद में ये कुछ अहम दस्तावेज लेकर अब वापस टीमें जो हैं वो लौट गई हैं। जो यादव इनकी फूड मिल है उसमें और इनके यादव आवास पर छापेमारी कार्रवाई की गई है। मंत्री के भाई का ये आवास था और मंत्री भी यहाँ रहते थे, आते जाते रहते थे, तो इसके चलते इनकम टैक्स की टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ से कुछ अहम दस्तावेज अपने कब्जे में लिए गए हैं और काफी कुछ जानकारियां हैं जो यहाँ से लेकर के टीम अब लौटी है। इसके बाद में क्या कार्रवाई टीम के द्वारा की जाएगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन कुछ यहाँ से अहम दस्तावेज टीम को हाथ लगे हैं जो पुलिस
टीम जो वापस थाने के लिए और जो लाइन के लिए रवाना कर दी गई है और टीम जो है 4:30 बजे यहाँ से निकल गई है किस्सा इनके आवाज से। हाँ। आयुषी जी चलिए विकास, 2 दिनों तक ये छापेमारी चली है, अब क्या कुछ आगे होता है ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज होनी है। शाम 4:30 बजे सचिवालय में यह कैबिनेट बैठक होगी। समूह ग की परीक्षाएं राज्य लोक सेवा आयोग से कराने पर फैसला संभव माना जा रहा है। भू कानून की रिपोर्ट भी मंत्रिमंडल में पेश होगी और भू कानून की रिपोर्ट पर भी कैबिनेट बैठक में मोहर लग सकती है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। शाम 4:30 बजे ये बैठक होनी है और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता करेंगे। विनोद कुमार फिलहाल लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ बैठक में रहने वाला है उसकी जानकारी देने के लिए विनोद, देखिए कई प्रस्ताव तो बैठक में रखे जाएंगे लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई हैं। एक तो भर्तियों के लिए क्या कुछ फैसला लिया जाएगा और भू कानून पर क्या फैसला संभव है, क्या जानकारी और बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिस तरह से भर्ती परीक्षा धांधली का पूरा मुद्दा उत्तराखंड में इस वक्त गरमाया हुआ है और इसी बीच आज धामी सरकार की महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय में शाम 4:30 बजे शुरू होगी। तो करीब लाखों युवाओं को इंतज़ार है कि आखिरकार युवाओं के लिए धामी सरकार कौन से महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाने जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो जो अब तक परीक्षा धांधली के बाद में जो 8 परीक्षाएं रद्द हुई थी उनको लोक सेवा आयोग से कराने की तैयारी राज्य सरकार की है। तो उस प्रस्ताव पर आज मंत्रिमंडल अपनी मोहर लगा सकता है। और भू कानून की अगर बात करें तो भू कानून के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को पहले ही सौंप दी थी। तो आज उस प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा वित्त, राजस्व और तमाम शिक्षा से संबंधित कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो कैबिनेट में लाए जा सकते हैं और उस पर कई ऐसे विभागों की नियमावली है जिनमें आज संशोधन हो सकता है आईओसी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जिस तरह से 8 परीक्षाएं अधर में लटकी हुई है और UKSSC भर्ती परीक्षा जिस तरीके से धांधली हुई है उसके बाद में लाखों युवाओं को इंतजार है कि आखिरकार जो 8 परीक्षाएं होनी थी उसके लिए राज्य सरकार क्या सोच रही है। तो ये जानकारी मिल रही है कि जो 8 परीक्षाएं जिन पर लोगों की नजरें टिकी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं। तो UKSSC पेपर लीक मामले में ये बड़ी जानकारी मिल रही है। गिरफ्तार अधिकारियों की भूमिका की जांच अब विजिलेंस की टीम करेगी। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने ये निर्देश दे दिए हैं। विजिलेंस के अधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व सचिव संतोष बडोनी, पूर्व नियंत्रक नारायण सिंह डांगी और इनके साथ अन्य 3 अधिकारियों की लापरवाही सामने आई थी। और पेपर लीक मामले में गिरफ्तार अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति का भी खाका विजिलेंस की टीम निकालेगी। अधिकारियों की जांच कराने की शासन ने विजिलेंस को मंजूरी दे दी है। भर्ती परीक्षा धांधली के मामले में अधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। विजिलेंस विभाग की ये टीम जो है जांच इस पूरे मामले पर करेगी और बड़े अधिकारियों का नाम भी इसमें सामने आया है। तो देखिए UKSSC भर्ती परीक्षा में धांधली के बाद शासन का बड़ा फैसला सामने आया है। पुलिस विभाग की जो सभी भर्तियां हैं अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कराएगा और 8 भर्तियों पर लगी रोक के बाद पुलिस विभाग की सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की होने वाली भर्तियों को संघ लोक सेवा आयोग के जरिए कराया जाएगा। UKSSC के जरिए कराई गई पुलिस विभाग की भर्तियों के परिणामों पर संशय बरकरार है और पुलिस विभाग में पिछली भर्तियों के परिणामों पर भी शासन की ओर से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और चलिए विनोद लगातार इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा लाइव। विनोद, देखिए कई भर्तियों का फैसला आना है, उन पर संशय बरकरार है। पहले तो उनके बारे में जानकारी दीजिए कि उनका क्या होगा और आने वाले समय में क्या बड़े फैसले इनसे संबंधित सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं। जी, राज्य सरकार का देखिए आयुषी ये बड़ा फैसला है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो भर्ती परीक्षा धांधली का मुद्दा गरमाया हुआ था तो उसके बाद में अब ये तैयारी की जा रही है कि जितनी भी 8 परीक्षाएं अधर में लटकी हुई है उनको अब लोक सेवा आयोग की तरफ से के द्वारा कराए जाए, जिसकी तैयारी चल रही है। हालांकि आज कैबिनेट बैठक में भी ये निर्णय हो सकता है लेकिन एक बड़ी तैयारी की जा रही है क्योंकि लाखों
युवा इंतजार कर रहे हैं कि वो आखिरकार परीक्षाएं कब होगी। और UKSSC में जिस तरह से भर्ती धांधली हुई है, उसके बाद में राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब लोक सेवा आयोग के द्वारा ही ये भर्ती कराई जाए। और ख़ासकर जिस तरह से अभी बात करें तो अभी हाल ही में पुलिस विभाग में रैंकर परीक्षा हुई थी, यानी भर्ती हुई थी, उसका अभी तक परिणाम नहीं आया है। और रैंकर परीक्षा भी UKSSC के द्वारा ही कराई जाती थी, तो अब तक उसके जो परिणाम आना है तो परिणामों पर भी संशय बरकरार है कि आखिरकार वो परीक्षा रद्द होगी या उसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, उस पर संशय बरकरार है। लेकिन अभी आगामी वन विभाग की बात करें या तमाम अन्य अलग अलग डिपार्टमेंट से जो भर्तियां होनी थी, 8 भर्तियां हैं जो अभी लोक सेवा आयोग के द्वारा कराने की तैयारी की जा रही है। और खासकर पुलिस विभाग की बात करें तो अभी रैंकर परीक्षा होनी थी, विजिलेंस को भी अभी आदेश दे दिए गए हैं कि जो भी कर्मचारी इसमें लिप्त पाए गए हैं, जिन भी कर्मचारियों की भूमिका इसमें देखने को मिल रही है, उन पर भी आगे आने वाले समय में गाज गिर सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, देखिए कल IOC मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने विजिलेंस डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को बुलाया था और उनसे बातचीत भी की है। और जिस तरह से अभी UKSSC पूरे मामले में 35 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें कुछ अधिकारी भी हैं, कर्मचारी भी हैं, तो उनकी आखिरकार किस तरीके की संलिप्तता है तो विजिलेंस उसकी जाँच करेगी। और अगर बात करें तो 3 अधिकारी ऐसे हैं जो पूर्व सचिव संतोष बड़ोनी है, NS नपल, ये डांगी है, नारायण सिंह डांगी है, और तमाम ऐसे 3 अधिकारी हैं जिनकी संलिप्तता लापरवाही देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो विजिलेंस उनकी जांच करेगी। और ये भी जानकारी मिल रही है कि सुखबीर सिंह संधू ने तमाम दिशा निर्देश ये भी दिए हैं कि जो भी अधिकारी कर्मचारी जिनकी आय से अधिक संपत्ति जिन्होंने अर्जित की है तो उन पर विजिलेंस मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करेगी। तो लिहाजा अभी पूरा मामला गरमाया हुआ है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है और वैसे वैसे नए नए खुलासे पूरे मामले पर होते आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद विनोद, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो UKSSC पेपर लीक और भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पौड़ी में प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कॉलेज के छात्र छात्राएं भी शामिल रहे। इनका कहना है कि एक तरफ पढ़े लिखे युवा मेहनत करके नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं बैकडोर से भर्तियां की जा रही है, जो कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और ऐसे में इन धांधलियों की CBI से जाँच करवाई जाए। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री कहीं न कहीं सफेद पोशों को बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 35 से 36 लोग अभी गिरफ्तारी हुआ है, लेकिन इसमें जो नेता जिनके सह पे यह काम किया जा रहा था उनको अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है, ना ही मुख्यमंत्री इस पर कोई स्पष्टीकरण दे रहे हैं। प्रदेश के पूर्व जो शिक्षा मंत्री थे अरविंद पांडे जी, उन्होंने बिहार से अपने नाते रिश्तेदारों को बुला के सांठ गांठ करके सेटिंग के द्वारा उनको उत्तराखंड में रोजगार देने का काम किया है। कहीं ना कहीं यह उत्तराखंड के युवाओं के साथ एक ठगी है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भर्तियों को लेकर एक और बयान दिया है, जिसके बाद वो विपक्ष के निशाने पर है। दरअसल महेंद्र भट्ट ने ये कहा है कि छोटे राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हर दिन मंत्रियों पर आरोप लगते हैं और लगाए जाते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जनादेश हमारे पक्ष में आता है। महेंद्र भट्ट के बयान पर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ये कह रही है कि भाजपा को घमंड आ गया है। राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रत्येक दिन मंत्रियों पर आरोप लगते हैं, लगाए जाते हैं, लेकिन जनादेश हमारे पक्ष में आता है। हमारे पक्ष में, क्योंकि जनता को विश्वास है, जनता को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास है, हमारे मंत्रियों में विश्वास है, वो हमारे पक्ष में। ये ठीक है कि जब ऐसे विषय आते हैं तो हम स्वयं अपने मंत्री से वार्ता करते हैं कि विषय की सच्चाई क्या है। इस संदर्भ वार्ता हो रही है, चाहे राष्ट्रपति से हो रही हो, चाहे मुझसे हो रही हो, सारे विषय चर्चा का होता है। तो गलत तो हम ना बर्दाश्त करते हैं और ना गलत होने देते। लोगों को लगता है कि राज्य को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन हो इसके उल्टा रहा है। प्रदेश के अंदर जो है भ्रष्टाचार चरम पर है, विकास खोजने पर भी नहीं दिख रहा है, और बेरोजगार नौजवानों के साथ क्या हो रहा है ये पूरा प्रदेश आज जान रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो घमंड है, जो जन विरोधी जो इनकी भावना है, जो इनकी मानसिकता है, आज उसकी पोल पट्टी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, रामविलास यादव की पत्नी को तलाशने में नाकाम हुई है विजिलेंस की टीम। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पत्नी कुसुम बिलास को तलाशने में नाकाम हुई है विजिलेंस। कुसुम बिलास की तलाश विजिलेंस की कई टीमें कर रही थी, लेकिन अभी तक हाथ खाली है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इस वक्त जेल में बंद हैं पूर्व IAS रामविलास यादव, और उनकी पत्नी को भी लगातार ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें नाकाम हुई है विजिलेंस।
देहरादून से खबर आपको बता दें, खेल पुरस्कारों की धनराशि को बढ़ाया गया है। खेल नीति के तहत धनराशि में बढ़ोतरी की गई है। 25% से 10 गुना तक बढ़ाई गई है पुरस्कारों की धनराशि। और अब ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। रजत पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ और प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को 50 लाख की धनराशि दी जाएगी। विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने ये आदेश जारी किए हैं। विश्व चैंपियनशिप, एशियन खेल, राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप समेत अन्य खेलों के लिए भी धनराशि बढ़ाई गई है। प्रदेश के खिलाड़ियों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, खेल पुरस्कारों की धनराशि बढ़ाई गई है। आने वाले समय में प्रदेश के खिलाड़ियों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। खेल नीति के तहत धनराशि बढ़ाई गई है। ऋषिकेश में दर्दनाक सड़क हादसे की खबर आ रही है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार गाड़ी 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई और वाहन में कुल 6 लोग सवार थे। हरिद्वार से बद्रीनाथ ये लोग जा रहे थे। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर, ऋषिकेश में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार में ये गाड़ी थी, जो कि 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई और वाहन में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई है। हरिद्वार से बद्रीनाथ ये लोग जा रहे थे। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए, किस तरीके से रेस्क्यू किया गया। और आपको बता दें, 6 लोग इस गाड़ी में सवार थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।